नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्या हलचल हुई गोल्ड में, क्या हलचल हुई सिल्वर में, डॉलर में, क्रूड में और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, क्या असर हो सकता है और हमें आगे अपनी कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या पॉलिसी बनानी है, इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके पहले कि आगे बढ़े, एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो मेरे अपने एजुकेशनल पर्पज़ से है और अ, एक मेरी अपनी समझ के हिसाब से है। इसमें आपको अगर कुछ समझ में आता है और इन चीज़ों का आपके ट्रेडिंग पे कुछ अच्छा असर पड़ता है, इससे मुझे खुशी होगी। लेकिन कोई भी डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेने से पहले आप खुद अपनी सोच के हिसाब से उसको देखें। अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने सॉरी एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से चर्चा करें और उसके बाद ही निवेश का या ट्रेडिंग का डिसीजन ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश ये जोखिम भरा होता है और ये जोखिम आपको उठानी होती है। तो आप अपनी जोखिम के हिसाब से, आप अपनी समझ के हिसाब से, आप अपने एडवाइज़र के हिसाब से डिसीजन लें, क्योंकि आपको होने वाला कोई भी फ़ायदा या नुकसान इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक का बटन दबाएं, कुछ कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हाँ, जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ आपको उसकी जानकारी तुरंत हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की। ग्लोबल इवेंट्स तो आजकल धमाचौकड़ी मचा रहा है। यूक्रेन में रशिया घुस गया है और तकरीबन तकरीबन उसके ऊपर पूरा कब्जा हो गया है। तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? अमेरिका ने या नाटो देशों ने सैनिक हस्तक्षेप से उसमें मना कर दिया है। अब वो रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और उस आर्थिक प्रतिबंध का क्या असर होगा, ये एक देखने लायक बात होगी। तो इन सभी धमाचौकड़ी के बीच में हमने ये देखा कि मार्केट बहुत तेजी से गिरे और कुछ हद तक वापस रिकवर भी हो गए। तो 2 दिन की जो गिरावट थी अमेरिका में, तो उससे ज़्यादा बढ़त वापस आ गई है और भारत में हमने करीब करीब मोर देन 50% रिकवरी कर ली है। अब ये जो गिरावट हुई थी, ये हमको समझना पड़ेगा कि अब क्या, जब युद्ध का खतरा तकरीबन खत्म हो गया, युद्ध का मतलब है युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में रह गया है, जिसमें कोई और दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जो एक बड़ी संभावना ये थी कि अगर युद्ध होगा तो अमेरिका कूदेगा और नेटो के कंट्री कूदेंगे और फिर एक बड़ा युद्ध का मतलब जो धोखा था वो टल गया है। लेकिन ये धोखा टल गया है, इसी वजह से मार्केट ने एक उछाल दी, एक रिकवरी दी। लेकिन हम अगर ये देखेंगे कि ये जो यूक्रेन और रशिया का मसला था, उसके पहले से भी मार्केट गिर रहे थे और उनके अपने वजह थी। उसकी वजह थी अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई और उस महंगाई के चलते बढ़ने वाली ब्याज दरें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो कि इन बढ़ते हुए महंगाई के बाद बढ़ते हुए जो अगर ब्याज बढ़ना शुरू होंगे तो क्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और क्या उसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम होना शुरू होगी। तो ये सारे जो वजह थे, उससे पहले से ही मार्केट गिर रहा था, वो वजह अब भी कायम है। अब वो कायम होने के साथ साथ अब वो बढ़ गई हैं। अब बढ़ इसलिए गई है क्योंकि जो महंगाई की वजह थी, उसके अलावा अब और एक वजह आ गई है जो महंगाई को बढ़ा सकती है। खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में
काफ़ी मुश्किल पैदा होने वाली है, जहाँ इकोनॉमी में स्थिरता आ रही थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलके यूरोप की जो तेल और गैस की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं, करीब करीब 40% गैस में और 25% ऑयल में। अब जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद ये देश उनसे अपनी ऑयल या गैस नहीं ले पाएंगे। अगर ये गैस और ऑयल नहीं लेते हैं तो उनको मार्केट में दूसरे जगह से, क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बड़ी सप्लाई लाइन जब अगर बंद होती है तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और बढ़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी 105 पे क्रूड जाते हुए देखा, भले वहां से अभी वो नीचे गिर गया है, लेकिन अब जो आर्थिक प्रतिबंधों का क्या असर होगा ये हमको आगे देखना पड़ेगा। और ये अगर वापस से दाम बढ़ते हैं तो दुनिया भर में महंगाई फैलेगी, और उसी दुनिया भर के महंगाई के बाद हमारा भी नंबर आएगा, तो उनके अलावा भारत में इसके बहुत बड़े असर पड़ेंगे। तो ये जो अगर क्रूड इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो ये जो भारतीय इकोनॉमी है, इसको भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें बड़ा एक बेसिकली क्या कहेंगे इसको, एक भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ा बेसिकली खड हम लोग जिसको बोलेंगे होल हो सकता है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ऑयल के क्षेत्र में। और जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमारे लिए एक बड़ा चंक है जो हमारे फॉरेन करेंसी का, वो हमारा चला जाता है ऑयल परचेसिंग। तो ये सारी बातें हैं, और इसीलिए हमको ये एक दो दिन की जो रिकवरी हमने देखी है उससे हमको बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। अभी मार्केट में इस जंग के जो असर हैं वो लंबे समय तक दिखने के आसार हैं। और क्या क्या सिचुएशन बनती है, क्या समीकरण बनते हैं, चाइना के साथ रशिया के क्या समीकरण बनते हैं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि इस पे भी सबकी नज़र है। इस पे नज़र इसलिए कि जैसे अगर यूक्रेन में रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, क्या वही हालत ताइवान के साथ या हांगकांग में चाइना कर सकता है? तो ताइवान को वो अपना ही हिस्सा मानता रहा है, उसने हमेशा से ताइवान को अलग राष्ट्र मानने से इनकार किया है, लेकिन इस रशिया के इस हरकत से उसको एक शह मिल सकती है और वो ऑफिशियली उस देश पे पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। लेकिन इस कब्जा करने के स्थिति में एक बड़ी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि ताइवान करीब करीब 25 से 30% सेमीकंडक्टर्स को पूरे दुनिया में सप्लाई करता है, शायद उससे ज़्यादा। तो इस तरह से उसके ऊपर अभी चाइना का कब्जा नहीं है, वो कब्जा हो जाएगा, और ये दुनिया के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। तो इन सारी बातों में अभी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, और अगले एक दो वीक में हमको पता चलेगा कि हमको क्या असर दिखेगा। तब तक मेरा ये मतलब सबको मशवरा है, सलाह है कि मार्केट में अभी आप बड़ी कोई पोजीशन ना लें। अभी मार्केट में और नीचे आने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो भी लास्ट वीक में प्रेडिक्शन किए थे वो करीब करीब सारे सही साबित हुए हैं। जहाँ मैंने कहा था कि डाउ या ये गिर सकता है, सोना बढ़ सकता है, ऑयल बढ़ सकता है, और ये सारे जो प्रेडिक्शंस मैंने लास्ट वीक के वीडियो में आपको बताए थे, वो सारे तकरीबन अपने टारगेट के हिसाब से वो प्रेडिक्ट सही साबित हुए हैं। और यहाँ से मुझे वापस से एक गिरावट आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस संकट, यूक्रेन के पहले वाले संकट भी हैं, वो कायम हैं, वहाँ अभी भी कोई सुधार नहीं है। तो देखते हैं कि चार्ट क्या कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमको क्या निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू।
तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ। और चार्ट पे जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि एक स्थिति बन रही है जो जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर के तहत मैंने आपको बताया था कि मार्केट और नीचे जा सकता है। और तब जबकि यूक्रेन के हालात उतने ख़राब नहीं हुए थे, और वो जो स्थिति पैदा हुई है वो बाद में पैदा हुई, और मैंने आपको टारगेट दिया था, यहाँ बताया था कि यहाँ तक ये जा सकता है 32,052 तक, और करीब करीब उसके आसपास में हमने मार्केट को गिरते हुए देखा, यूएस मार्केट को, डाउ को, और वहाँ से ये रिकवरी वापस आई है। सेम चीज़ अगर हम लोग नैस्डैक का भी चार्ट देखते हैं तो नैस्डैक का भी मैंने जो आपको नीचे का टारगेट दिया था 12,595 का, और देखते हैं कि ऑलमोस्ट उसी के आसपास में आके नैस्डैक ने भी अपनी रिकवरी दी है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स हैं, ये जो मैं देता हूँ, इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके पास में बढ़िया सा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा आपको टेक्निक वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इवेंट्स और इन सब की चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए। इसी तरह मैंने इसी के बेस पे मैंने आपको गोल्ड का भी एक टारगेट दिया था 12,15,897 का, और हम लोग देखते हैं कि जो भी स्थिति पैदा हुई उससे हम लोग ने न्यू हाई 52,785 के आसपास का हम लोग ने लगाया, और वहाँ से वापस आए। पर जो टारगेट दिए थे वो टारगेट अचीव हुए, उससे ऊपर भी गया। तो ये सारी जो लेवल्स अचीव हुए, ये जो टारगेट्स अचीव हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट को समझते हैं, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, ग्लोबल इवेंट्स को समझते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो ये चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है और उसके क्या आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे वर्ल्ड मार्केट प्रेडिक्ट करता है चलता है, हमारा इंडियन मार्केट भी उसी के हिसाब से चलता है। कई बार हमने देखा है कि हम लोग इनफैक्ट हमारा मार्केट पहले खुलता है तो हम लोग कई बार पहले रिएक्ट करते हैं, और फिर वर्ल्ड मार्केट उसके बाद रिएक्ट करता है। लेकिन सिचुएशन अगर आप समझेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो अब यहाँ से आगे क्या करना है, अगर आगे क्या करना अगर ये देखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या मार्केट यहाँ से सुधरेगा या और गिरेगा, ये एक सवाल है सबके मन में। और अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डाउ का जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट 50% रिकवरी हो चुकी है, और 50% रिकवरी के बाद में छोटी मोटी और रिकवरी भी आ सकती है, जो कि आपको ले जाएगी 34, 300, 350 के आसपास तक, और वहाँ से फिर आप एक 34,500 तक की एक रिकवरी आपको आ सकती है, और फिर वहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अमेरिकन मार्केट जैसे चलेंगे, फाइनली हम भी वैसे ही काम करेंगे। तो यहाँ से एक सर्टेन अमाउंट तक 34,500 तक का एक और मूव भी आ सकता है, या तो ये यहीं से मुड़ जाएगा, या फिर अगर कुछ और इसमें होना बाकी है तो 34,500 तक जाएगा, और एक और हमको नीचे की ओर मुंह आते हुए दिखाई देगी। अब ये नीचे की ओर मुंह कहाँ तक होगी, ये पूरा डिपेंड करता है उस समय दुनिया में क्या क्या हलचल होती है, रशिया, अमेरिका, यूरोप के बीच में क्या तय होता है। यूक्रेन तकरीबन रशिया के कब्जे में जा चुका है, और यहाँ जाके क्या सेटलमेंट्स होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का असर इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा कमोडिटी सप्लायर है, गैस और ऑयल
और साथ में कई सारे मेटल्स में यूक्रेन और रशिया दोनों का काफ़ी कंट्रोल है। यूरोप में उनकी जो रिक्वायरमेंट है गैस की और तेल की, तो गैस की करीब करीब 40% और ऑयल की 25% रिक्वायरमेंट वो रशिया और यूक्रेन से पूरी करते हैं। तो जब ये दोनों देश लड़ाई कर रहे हैं तो इन सब पे उसके सप्लाई का असर होने वाला है और डेफिनेटली इन देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने वाली है। तो उन स्थितियों पे एक बारीक नज़र रखना होगी। हर हफ्ते हम इस पे चर्चा करेंगे, बताएंगे और आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो इसी बीच में यूके में भी हमने एक अच्छी रिकवरी आते देखी और यहाँ भी आप देखेंगे कि जो लेवल्स था वहीं से वो वापस चला गया और या उसको ज़्यादा कोई यहाँ गिरावट आई नहीं। बेसिकली जो गिरावट आई थी, जो लेवल्स मार्क किए थे उस लेवल्स के हिसाब से ही हमने देखा ऑलमोस्ट प्राइस रिकवर। ये है डैक्स तो मैंने कहा था कि ऑलरेडी अब ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेरिश मार्केट बन चुका है और ये अभी यहाँ बना रहेगा क्योंकि जर्मनी पे इन सारी बातों का जर्मनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है डायरेक्टली। तो देखते हैं डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में यहाँ क्या होता है। चाइना की रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं रही। चाइना ने चाइना वैसे ही ना ज़्यादा गिरा ना ज़्यादा चढ़ा, वो अपने लेवल पे चल रहा है क्योंकि इन सारी बातों से चाइना के मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। हांगकांग ज़रूर एक फिर अपने उस जोन में वापस आ गया है जिस जोन से निकलने में उससे बड़ी तकलीफ हुई थी और कई दिन तक उस जोन में उसने बने रहने की, उस जोन से बाहर बने रहने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये फिर उसी जोन में पहुंच गया है। और ख़ास बात यह है कि रिकवरी यहाँ दिखाई नहीं दी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हांगकांग का मार्केट एक बार फिर अपने बेयरिश जोन में पहुंच चुका है। तो देखते हैं कि क्या ये जोन से एक बार और निकलने की अगर कोशिश करता है तो फिर ये वापस समझते हुए दिखाई देगा। अब आते हैं हमारे निफ्टी की ओर। निफ्टी के टारगेट्स फैंटास्टिक मैंने दिए थे 16,400 कहा था। 16,400 का ये टारगेट मैंने दिया था। 16,400 के नीचे भी गया, 16,200 के आसपास जाके उसने अपना रिवर्सल दिया। तो ज़रूरत से हमारे टारगेट से भी ज़्यादा मार्केट नीचे हुए जाते हुए दिखे और ये जो गिरावट थी 200 एक्स्ट्रा पॉइंट की, वो बेसिकली एक्सपायरी के वजह से ज़्यादा आई क्योंकि ये एक्सपायरी का जो थर्सडे था एक्सपायरी था और जो मार्केट के साथ में गिरावट आई थी और उसके बाद में एक्सपायरी के वजह से हम लोग इनफैक्ट 200 पॉइंट हम ज़्यादा गिरते हुए दिखे। तो और इसीलिए ये रिकवरी भी आपको काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है यहाँ। और हम लोग और भी जो बेस्ड ऑन SGX निफ्टी हम यहाँ से और भी अच्छा अगले दिन और 300-400 पॉइंट का एक रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। वहाँ जाके आपको अब थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो लेवल है वो वहाँ से ऑलमोस्ट अभी तक हमने 30% की भी रिकवरी नहीं की है अभी जो हम गिरे हैं वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा हमको खुश नहीं हो जाना चाहिए। तो मेरा जो उम्मीद है वो अगर हम लोग 50% रिकवरी भी मानते हैं जो कि मेरे हिसाब से है, तो हम लोग को 17,000 का जो लेवल है उसको वॉच करना चाहिए और 17,000 के लेवल पे हमको फिर एक गिरावट आती हुई दिखेगी
और वहाँ से हमको एक बार सेल का मौका देखना चाहिए। तो 17,000 ये वो लाइन आपको दिखाई देगी। मैं इनको पहले के लेवल्स को मिटाना चाहता हूँ। अब यहाँ से एक फ्रेश हम लोग आउटलुक देखेंगे। तो जो 17,000 का जो अभी मार्क मैंने किया था, वहाँ से जाके ये बेसिकली अगर देखेंगे तो एक लेवल है। यहाँ हमको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। तो एक रिकवरी इस लेवल तक हमको आते हुए दिख सकती है 17,000 तक की, और फिर वहाँ से एक नया दौर शुरू होगा गिरावट का, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो हमको अभी करना क्या है, देखो मौका शायद आपको ना मिले ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स को देखते हुए कल मार्केट ऊपर ही खुले और ऊपर खुल के वो यहाँ तक जाए, और फिर वहाँ से आपको बेचना है। नेक्स्ट लेवल आपका बेचने का रहेगा ये 16,625, और उसके बाद वापस 17,000, 16,200। अब हमारे लिए ये जो लेवल बन गई वो ये लेवल्स हैं, ऐसा मेरा अपना सोच है। लेकिन मार्केट मेरी सोच से नहीं चलता है, हमको दोनों तरफ के व्यू रखना चाहिए। तो मेरी ये है कि कल हो सकता है मार्केट करीब करीब 900 के आसपास ही खुलेगा, और 16,900 के आसपास जब मार्केट खुलेगा, वहाँ से आपको 100 पॉइंट का अप ट्रेंड अपसाइड और मिल सकता है, और वहाँ से आपको नीचे की ओर ये वापस आते हुए देगा। लेकिन सिचुएशन काफ़ी अलग भी हो सकती है। अगर 17,000 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, और 17,550, 17,050, 17,000, 17,000, सॉरी 17,075, अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है और इसके ऊपर थोड़ी देर रुकता है, तो हमको बाय भी करना चाहिए एक छोटे टारगेट के लिए। बस ये टारगेट के लिए हमको बाय करना है। तो ये होगा 17,450। ओके, तो सिंपल चीज है। अगर इनकेस मार्केट में अचानक से बहुत अच्छी स्थिति बन गई, तो हमारे लिए 17,450 तक के एक मौका और भी मिल सकता है। लेकिन चांसेस फिलहाल कम है। देखते हैं मार्केट, क्योंकि ये सारी स्थिति इसलिए है क्योंकि जो भी सिचुएशन बनेगी वो किसी को पता नहीं है। रशिया, यूक्रेन और इनके बीच में अभी जो भी स्थिति बन पाएगी वो कैसी होगी, और उसका क्या मार्केट पे असर पड़ेगा, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है हमको। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है, मार्केट नीचे की ओर वापस आएगा। अब कहाँ तक आएगा देखते हैं। वापस कितना नीचे आता है, वापस ऊपर की ओर जाता है नहीं जाता है, ये सारे लेवल आपको ध्यान रखना है। ओके, और मैंने ये बहुत पहले ही बोल दिया था कि जब भी मार्केट 17,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, 650 का जो मैंने एक लेवल दिया था, और मैंने कहा था कि 17,650 के नीचे हम लोग बेरिश बोर्ड में रहेंगे, और उसके ऊपर ही हम लोग एक न्यूट्रल या अप ट्रेंड में रहेंगे। ये मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट 3-4 वीक पहले भी कहा था। तो देखिए कि 17,650 के नीचे ही हम लोग हैं। एक दिन यहाँ से हमको रिकवरी ज़्यादा आते हुए दिखी, और फिर वापस हम लोग उसी जोन में आ गए। और ये प्रेडिक्शन मैंने करीब करीब यहाँ किया था।
इस लेवल पे किया था। तो ये करीब करीब जनवरी के 3rd वीक में ये प्रेडिक्शन मैंने कर दिया था कि हम लोग नीचे की ओर ज़्यादा जाने वाले हैं। तो ये है मेरा निफ्टी के लिए इस वीक के लेवल्स। फिर बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी मेरे वो सारे नीचे के ओर के लेवल्स, मैंने ये लास्ट लेवल दिया था बैंक निफ्टी के लिए 36,197, ऑलमोस्ट वहाँ तक हमारा टारगेट भी आ गया। और अब हम लोग वहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। तो सेम चीज़ जब हम यहाँ देखते हैं तो अब जो लेवल्स बन रहे हैं वो बेसिकली ये है सॉरी, अब हम लोग यहाँ से करीब करीब और 1,500 पॉइंट चढ़ सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट लेवल ये होगा बैंक निफ्टी के लिए अपर अपर लेवल पे, और सेकंड लेवल मेरा ये होगा अपसाइड पर जन। तो ये बेसिकली ये 500 पॉइंट तक मैक्सिमम यहाँ से हम लोग अभी 36,430 पे हैं, और मैक्स टू मैक्स हम लोग 32,700 तक जा सकते हैं। इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। हमको करना यही है कि अभी शायद हम ऑलमोस्ट 37,000 के आसपास ही खुलेंगे मंडे को, और फिर वहाँ से स्कोप आपका थोड़ा कम रह जाता है। आप 3700 के आसपास बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बेचने के मौके ढूंढना पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ आप जब भी हम लोग 37,700 के आसपास आएंगे, यू ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू सेल, और सेल करेंगे नीचे का वापस आपके लिए जगह खाली है। आपका फर्स्ट टारगेट ही होगा आपका 36,400, जो आज का क्लोज है। प्राइस ऊपर जाएगी और आज के क्लोज के हिसाब से, इस फ्राइडे के क्लोज के हिसाब से वहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट वापस आपका नेक्स्ट 34 या 35,000। ये 35,000 का आपका करीब करीब नेक्स्ट टारगेट आपका आते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये है बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स। आपको ऊपर पे आपको सेल करना है। तो हम लोग ऊपर ही खुलेंगे, थोड़ा आपको यहाँ से करीब करीब आपको एक मौका मिलेगा इतना। ओके, आप चाहो तो इसका एक एडवांटेज ले सकते हो, और फिर आपको नीचे आते हुए दिख सकता है, या हो सकता है प्राइस आपको 3700 से के आसपास से यहीं से भी नीचे आते हुए दिख सकती है। तो बेसिकली आपको ढूंढना है राइट जगह पे कहाँ से आपको बेचना है। यूएसडी आईएनआर डॉलर की प्राइस, वाह फैंटास्टिक। देखिए जो लेवल्स मैंने दिए थे वही उसी लेवल को ये करीब करीब आते हुए हमको वापस सेकंड, पहली बार वहीं से नीचे आया था, फिर आ, इस लेवल को जहां से मैंने कहा था कि बेचना है वहां से नीचे गया नहीं, वहीं से ऊपर आ गया। अब फिर उस सेम लेवल पे आके बंद हुआ, फिर नीचे की ओर। देखिए ये लेवल्स ऐसे ही मार्क नहीं होते हैं, है ना, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो हमने देखा कि फैंटास्टिक वही रेंज में वापस काम किया, और अब चूंकि स्थिति थोड़ी सी सुधरते दिख रही है, तो यहाँ से हमको बेसिकली अब करना ये है कि अब हम इस रेंज में नहीं ट्रेड करेंगे जो कि कल क्रिएट हुई है। ओके, और इसके नीचे अब हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये डिपेंड करेगा ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से। ओके, और फिलहाल हमारा लेवल रहेगा 7440 का और 74,000 74 का।
तो ये दो लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। इन केस स्थिति बिगड़ती है, डॉलर फिर महंगा होगा और डॉलर की इस बार की टारगेट होगा हमारा 36 रुपीज। तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा रुपीस का, डॉलर का, INR डॉलर के लिए। ये मेरे लेवल्स होंगे नेक्स्ट वीक के लिए। फिर आते हैं सिल्वर। यस, डॉलर गोल्ड जैसे वो रिएक्ट करेगा वैसे ही हमको सिल्वर और गोल्ड में भी ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और 66 ये अभी फिलहाल का मेरा ये जोन जो रहेगा, अब वो कल के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से चलेगा और हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे। और ये सारे लेवल्स देखिए, मैंने यहाँ से भी आपको कहा था कि आपको बाय ही करना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में कहा था कि यहाँ तक अगर नीचे आ भी जाए तो आपको यहाँ फिर बाय कर लेना है, क्योंकि इतना कन्विक्शन था कि प्राइस को ऊपर ही जाना है। तो नीचे की ओर भी मैंने कहा था कि इन केस अगर आ भी जाता है तो आपको बाय करके ही चलना है, राइट। तो ये है मेरा ये यहाँ प्रेडिक्शन। उसके बाद यहाँ हमको अब ट्रेड करना है तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और लेवल्स होगा हमारा 63,000 का टारगेट के लिए। फिलहाल इसको हम लोग निकाल देते हैं। सॉरी, गला खराब है थोड़ा आज, तो देखते हैं। तो हम लोग मेरा जहाँ तक अनुमान है, हमको फिर यहाँ प्राइस ऊपर की ओर मुड़ते हुए दिखाई देंगे और हमारे टारगेट होंगे 68,000 और 69,000। तो 68 और 68,800 या 68,900 के जो ये जो लेवल्स हैं वो हमको आते हुए दिखाई देंगे इस बार। तो ये पहला टारगेट होगा जो कि हमारा पिछला ये है 68,000 का, और 68,800 या 900 का सेकंड टारगेट। आप उस हिसाब से यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। इनको हम तो सबको निकाल देते हैं। ये लेवल्स अब कोई फिलहाल के लिए काम की नहीं है, देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होता है। क्या दुनिया की स्थिति सुधरती है या और बिगड़ती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गोल्ड, यस, गोल्ड देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने लेवल दी थी और उस लेवल के भी पार चला गया। मतलब इस समय तो किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने कहीं देखा नहीं था कि गोल्ड इसको पार करेगा। मैंने रिकमेंड किया था, मैंने टारगेट भी दिए थे और टारगेट हमारे अचीव भी हुए। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ से फिर से हमको वही कम करना है जो बेसिकली कल वाली जो लेवल है, फ्राइडे वाली लेवल, अब हमारे लिए वो रेंज बन जाएगी। जनरली वहां तक हम लोग फिलहाल ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है और इसके ऊपर जब भी निकलेगा हम लोग फिर बाय करेंगे। और अगर इस बार इसके ऊपर निकलता है तो हम और भी बड़े टारगेट को की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ हम लोग 54-55,000 को भी आते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ही रहेगा 52,800 का। सॉरी। और नीचे की ओर डेफिनेटली अगर नीचे की ओर जाते तो हमको नीचे की ओर भी सवर करा, लेकिन जिसके चांसेस कम है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे दिखती नहीं है, पर थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। यहाँ आ सकता है और फिर यहाँ से वापस से ऊपर भी जा सकता है। यहाँ से वापस हम लोग ऊपर आते हुए देख सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि जो स्थिति बनी है रशिया यूक्रेन की वजह से, और एक बाउंस बैक जरूर आया है, लेकिन आई कंसिडर दिस बाउंस बैक इज एज अ डेड कैट बाउंस। सो हमको अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
मार्केट अभी रिएक्ट करेगा इसको और अपने निगेटिव साइड में ही क्रिएट करने की इसकी ज़्यादा स्कोप है। ये है लास्ट का आज का क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए हमारे सारे टारगेट यहाँ वापस अचीव हुए। 74,000 का टारगेट जो मैंने यहाँ दिया था 7435, उससे भी थोड़ा ऊपर जाता हुआ हमको क्रूड दिखा। ऑलमोस्ट वहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास और ऊपर भी गया, लेकिन टारगेट जो हमने दिए थे वो अचीव हुए हमारे। और जो सेल साइड था उसके नीचे प्राइस और आई नहीं, उसके ऊपर ही रही प्राइस, और हमने यहाँ अच्छी खासी हमारे टारगेट अचीव हुए। अब क्या करना है? अब दो चीज़ है, जैसे कि बताया कि सारा चीज़ खेल रशिया यूक्रेन के ऊपर ही बहस है। अब फिलहाल अगर स्थिति सुधरती है, जो कि उम्मीद कम है क्योंकि रशियन सप्लाई के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, और अभी फ़िलहाल रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके सैंक्शंस के असर अभी हमको ऑयल मार्केट पे आते हुए दिखाई देगा, और प्राइस हमको यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो फिलहाल के लिए ये टारगेट जो अभी हमारा फ्राइडे का था, और शायद वोलाटाइल रहेगा मार्केट, नीचे ऊपर दोनों साइड के मौके हमको मिल सकते हैं। तो देखते हैं, ज़्यादा इमीडिएट अब बहुत बड़ी इमीडिएट चाल नहीं आएगी। चाल आएगी तो जो आएगी चाल वो हिसाब से रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए नीचे का जो लेवल है वो 6400 के आसपास का है, और नीचे आता है तो हमको उसके लिए शॉर्ट करना चाहिए। ऊपर अगर बढ़ता है तो 7600 के लिए हमको 7600 के लिए हमको बाय करना है। इस रेंज में फ़िलहाल, जो कि एक बड़ी रेंज है 800 रुपये की, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं तो यस, फ़िलहाल वहाँ ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं, आपको यही लेवल्स से फ़िलहाल काम चलाना चाहिए। राइट, तो फ़िलहाल यही लेवल्स है, और बीच में ये 400 रुपये के मैं कोई सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ मार्केट बना रह सकता है, शायद प्राइस इसी बीच में रन होते हुए भी दिखाई दिए, पर अल्टीमेट प्राइस ऊपर जाना है ऐसा मुझे लगता है। तो इस बार मैं ज़्यादा कुछ स्टॉक में लेकर नहीं आया हूँ। एक स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है ट्रेड करने के हिसाब से वो है डिक्सॉन। डिक्सॉन एक बढ़िया कंपनी है, और इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो उसको। ये 4389 का जो लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक अच्छा अप ट्रेंड है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब है आप अगले 2-3 साल 4 साल के माइंडसेट के साथ में आप इसमें एंट्री कीजिए। कोई स्टॉप लॉस जहाँ तक मुझे लगता है रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी है तो 4000 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इस लेवल पे आप कुछ भी मत कीजिए, आप एंट्री कीजिए लंबे समय के लिए। आपको बड़े यहाँ से ये डबल होते हुए दिखेगा अगले 2 साल में, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 4000 का, वहाँ जाके आप इनफैक्ट थोड़ा कुछ ऐड भी कर सकते हैं नीचे की और इसमें आप बने रह सकते हैं। ये मेरे लिए आपके लिए एक ट्रेड में आप इस बार लेकर आया हूँ, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि इसी वीक में भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दिला के जा सकता है। तो ट्रेड की आप बाय कीजिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। ये आपके लिए एक अच्छा टारगेट है। लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट मैं दे नहीं रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम आपको 4800 आते हुए दिखाई देगा। तो ये एक टारगेट में एक स्टॉक में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका माइंडसेट तय कीजिए, और आप जैसे बना जाए। और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा अच्छा टारगेट आपके लिए स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आ रहा है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, काफ़ी मेहनत करके आप लोग के लिए एक जानकारी लेके आता हूँ, ताकि आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा डिसीजन ले सकें और सही समय पे एग्जिट एंट्री कर सकें और अच्छा मुनाफा कमाएं। कम से कम आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ जो आपके ट्रेडिंग बिजनेस पे असर डालते हैं, और उनका वजह से हम पहले से निर्णय ले सकते हैं कि हमको करना क्या है। तो मुझे लगता है कि आप इसको पसंद करते हैं। तो आप अगर पसंद करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि और भी लोग आपसे इसमें फ़ायदा उठा सकें। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, उनको भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग को भी इन सारी बातों से फ़ायदा हो, और वो भी अपने ट्रेडिंग बिजनेस में इसका फ़ायदा ले सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।